My name is Professor Nilesh Khanderia from Noble Group of Institution. चलिए लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था। चलिए फाइनल अकाउंट के इस सीरीज में हम सम नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले के अगर सम आपने नहीं देखे और उससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस एग्जैक्टली देख सकते हो। तो चलिए इस लेक्चर में शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सिंपली नीलेश लिमिटेड कंपनी की एक ट्रायल बैलेंस दी गई है और उसके ऊपर से आपको पूरा फाइनल अकाउंट्स का सम कंप्लीट करना है, यानी कि इस कंपनी का आपको फाइनल अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। इस सम में हम बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों एक साथ बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में कोडिंग देना सिखाया है। अगर आपको वो मेथड दिमाग में बैठ रही है तो सिंपली आप कोड दे सकते हो बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स को। पीएनएल में 4-5 ही पर्टिकुलर आ रही हैं तो आप सिंपली डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको कोड दे देना है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस होगा तो आप सिंपली ई लिख सकते हो, परचेस होगा तो आप पी लिख सकते हो, चेंज इन स्टॉक होता है तो आप सी लिख सकते हो। पीएनएल की पर्टिकुलर्स में बोल रहा था यहाँ पर। हम अब इस सम में हम कोड नहीं देंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, उसके बाद है परचेस, 10% डिबेंचर, सेल्स, सॉफ्टवेयर, वेजेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर्स। उसके बाद है अदर इंफॉर्मेशन में 2 एडजस्टमेंट हमें दिए गए हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए सिंपली फाइनल अकाउंट के बेसिक रूल्स तो सेम ही रहेंगे, आप अगर वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल। बेसिक रूल्स क्या है? एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के ओनली 1 इफेक्ट, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर मैंने आंसर यानी कि पीएनएल और बैलेंस शीट जो भी हमारा बनेगा वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा लेंथी सम है। यहाँ पर हमें आईएमबी में तो 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको ये सम 11 मार्क्स का आएगा बोर्ड्स के एग्जाम में। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि 2 ही एडजस्टमेंट है और एक क्लोजिंग स्टॉक की हम पहले इफेक्ट दे सकेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स की तो हमें लास्ट में इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो सिंपली हम ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं और उसमें भी हम पहले जैसे हम सीक्वेंस में बैलेंस शीट बनाते हैं और मैं देता जाता हूं उस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला है सिंपली हमने लिख दिया बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2017 ऑफ नीलेश लिमिटेड। सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। उसमें मेन हेड कौन सा है? सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड। उसमें क्या आएगा? सब हेड शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल यहां पर देखते हैं, सबसे पहली है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो किस सब हेड के नीचे आती है? शेयर कैपिटल के नीचे। तो चले लिख देते हैं यहाँ पर पहले शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट है 2,40,000, तो सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया 2,40,000। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, कोई भी रिजर्व हमें दिए नहीं गए हैं, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस 2 चीजें आती है। तो सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एज पर पीएनएल तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो हमें कब पता चलेगा? लास्ट में, जब हमारा पीएनएल पूरा बन जाएगा तब, तो वो हम लास्ट में चीज लिख देंगे। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज सबसे पहला सब हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो चलिए देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर कोई दी गई है, तो देखते हैं यहाँ पर 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर की टाइम लिमिट सिंपली लॉन्ग टर्म होती है, तो ये हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखेंगे। अमाउंट कितनी है? 1,20,000। तो चलिए यहाँ पर पहले हमने लिख दिया 10% डिबेंचर्स और अमाउंट लिख दी 1,20,000। चलिए उसके बाद सिंपली नॉन करंट लायबिलिटीज में सब हेड्स तो आते हैं, लेकिन इसकी हमें यहाँ पर अमाउंट एक भी नहीं दी गई है। उसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लेकिन उन तीनों में से एक भी चीज हमें यहाँ पर नहीं दी गई है, तो सिंपली वो हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद मेन हेड आता है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में अगर आप सबसे पहले देखते हो तो क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की अगर हम चीज देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस हेड के नीचे आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट और अमाउंट कितनी है? 14,400। तो सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं 14,400। चलिए उसके बाद आता है, अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से देखने जाओ तो ट्रेड पेएबल, उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटीज और उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन ट्रेड पेएबल्स यानी कि क्रेडिटर्स भी हमें यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, बिल्स पेएबल भी यहाँ पर हमें नहीं दिए गए हैं, उसके बाद अदर की भी कोई भी पर्टिकुलर यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। तो सिंपली हम कहां पर पहुंच जाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन की भी हमें ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं दी गई है, लेकिन एडजस्टमेंट है मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स 50%, वो हम यहां पर लिखेंगे।
लेकिन ये तो हमें लास्ट में पता चलेगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ नाम लिखकर शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहां पर लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अमाउंट कितनी आएगी वो मुझे लास्ट में पता चलेगा, जब हमारा पीएनएल स्टेटमेंट पूरा बन जाएगा तब मैं यहां पर आके लिख दूंगा। चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट आता है असेट, और असेट में सबसे पहला क्या आता है, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में सबसे पहला हेड कौन सा, फिक्स एसेट। उसमें अगर आप देखें उसमें मेनली 4 सब हेड्स आते हैं, लेकिन टेंजिबल और इनटेंजिबल हमारे सिलेबस में तो इतने ही आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेंजिबल। तो देखिए यहाँ पर टेंजिबल एसेट अगर आप देखो तो यहाँ पर है लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितनी है 2,28,000। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,28,000। उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में नॉर्मली गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब आता है। तो ऐसी चीज हमें यहाँ पर एक दी गई है सॉफ्टवेयर, अमाउंट कितनी है 1,20,000। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1,20,000। चलिए उसके बाद यहाँ पर FNDLO पूरा अगर आप सीक्वेंस देखो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है। NDLO पूरे 4 पर्टिकुलर्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसमें से एक भी चीज हमें यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बाद अगर हम मैन हेड देखें तो आएगा करंट एसेट। अब करंट एसेट में सिंपली हमने कोड याद रखा था CITCSO, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए करंट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर है नहीं, तो दूसरा आएगा इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज में देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹42,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट्स आएंगी। एक हम लिख देते हैं यहाँ पर इन्वेंटरीज के नीचे 42,000 अमाउंट, और इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी कहां पर, पीएनएल में। पीएनएल में कहां पर सर, परचेस के नीचे आता है चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन इन्वेंटरीज में हम लिखते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहां पर पीएनएल में अगर अभी आपको नहीं लिखना, जब सीक्वेंस में आएगा तभी लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन सिंपली मैं यहां पर पहले ही लिख देता हूं 42,000। तो चलिए इन्वेंटरीज की अमाउंट हमने लिख दी दोनों जगह पर 42,000। चलिए उसके बाद आता है CIT ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में सिंपली 2 ही चीजें आएंगी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पर हमें डेटर्स की अमाउंट दी गई है, अमाउंट है 1,80,000। तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं डेटर्स और अमाउंट लिख देते हैं 1,80,000। चलिए उसके बाद यहां पर हमारे ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें हमें बैलेंस शीट की दी गई थी वो हमने लिख दी। अब शुरुआत करते हैं पीएनएल से। सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे बिजनेस की इनकम होती है, प्योरली बिजनेस की इनकम, वो हम यहां पर लिखते हैं। तो नॉर्मली यहां पर सेल्स, उसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं सेल्स की अमाउंट कितनी दी गई है, अमाउंट है 9,60,000। तो चलिए यहां पर लिख दिया 9,60,000। उसके बाद आता है अदर इनकम। चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा। तो देखिए यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी नॉन बिजनेस इनकम है। तो अदर इनकम में हम लिख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट है 15,600। तो चलिए लिख दिया हमने यहां पर 15,600। और उसके बाद आता है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आता है, परचेस। तो परचेस की अमाउंट देख लेते हैं कितनी अमाउंट है यहाँ पर परचेस की, 4,26,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं परचेस और अमाउंट लिख देते हैं 4,26,000। चलिए उसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में ऑलरेडी हमने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट तो लिख दी है, हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग तो पहले से ही लिख दी है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 36,000। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 36,000। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 36,000। और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें आएगा वेजेस। अब देखिए वेजेस आप यहां पर भी लिख सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का हेड नहीं बनाना है तो आप अदर में भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहां पर बनाते हैं वेजेस की अमाउंट है यहां पर 24,000। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं वेजेस और अमाउंट लिख लेते हैं 24,000। चलिए उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में अगर आप देखोगे तो अमाउंट है यहाँ पर सैलरी की 3 लाख रुपीज, यानी कि एम्प्लॉयज के रिलेटेड आपने जो भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो आप एम्प्लॉयज बेनिफिट हेड के नीचे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने सैलरी पे की है, अमाउंट कितनी है 3 लाख। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख। चलिए उसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ पर हमने डिबेंचर इश्यू किए थे तो उनका इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है 12,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12,000। अब देखिए यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट बन सकता था,
लेकिन यहाँ पर नहीं बना। देखते हैं कैसा नहीं बना यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पर 1,20,000 के डिबेंचर हमने इश्यू किए थे। अगर आप 10% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट पे करोगे तो कितना बनेगा 12,000। तो देखिए पूरे साल में हमने 12,000 का इंटरेस्ट पे भी कर दिया है। तो यहाँ पर 12,000 हमें इंटरेस्ट देना था और 12,000 हमने दे भी दिया है। तो यहाँ पर कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं बना। लेकिन यहाँ पर अगर अमाउंट 12,000 से कम होती तो यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट बनता। सपोज यहाँ पर 10,000 होता तो 2,000 हमारे क्या हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग। तो 2,000 का हमारे यहाँ पर एडजस्टमेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो 12,000 पे कर दिए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के रिलेटेड कोई भी अमाउंट नहीं दी गई है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 0। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में जो भी बच गया जो यहाँ पर नहीं आया वो हम कहाँ पर लिख देंगे अदर एक्सपेंस में। तो चलिए यहाँ पर ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस बच गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, अमाउंट है 24,000। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 24,000। तो चलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की सारी इफेक्ट्स खत्म हो गई। अब एक एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि सेकंड एडजस्टमेंट हमारा अभी बाकी है। वो हम कब इफेक्ट इसकी दे पाएंगे? तो इसके हम इफेक्ट दे पाएंगे आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नॉर्मली हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, सिंपली हमें यहाँ पर टोटल लगाना है और प्रॉफिट फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर में। चलिए सबसे पहले इनकम साइड का टोटल मान लेते हैं। तो सबसे पहले है 9,60,000 प्लस 15,600, तो टोटल हो गया 9,75,600। तो चलिए यहाँ पर 9,75,600 हमने लिख दिया। उसके बाद आता है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में सबसे पहला है परचेस। तो चलिए यहाँ पर एक्सपेंस सेट का पूरा टोटल लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन स्टॉक हमने बाहर नहीं निकाला है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। 36,000 माइनस 42,000, तो यहाँ पर आ गया माइनस 6,000। तो यहाँ पर हम सिंपली माइनस कर देते हैं माइनस 6,000। चलिए अब टोटल लगा लेते हैं एक्सपेंस साइड का। सबसे पहला है परचेस 4,26,000, उसके बाद माइनस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 24,000। तो यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंस हो गया 7 लाख। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 7,80,000। चलिए अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हम टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है 9,75,600 माइनस 7,80,000। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1,95,600। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का रेट है 50%। तो चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर हम टैक्स अप्लाई करते हैं 50% से। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 1,95,600। 1,95,600 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया 97,800। तो चलिए हम लिख देते हैं 97,800। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? पीबीटी में से अगर आप टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, वो भी 97,800 ही आएगा। तो भी हम देख लेते हैं 1,95,600 माइनस 97,800, तो अमाउंट आ गई 97,800। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दी 97,800। अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स क्या था? एडजस्टमेंट, यानी कि एक इफेक्ट तो हमने यहाँ पर दी, लेकिन दूसरी हम कहां पर देंगे? करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स साइड अमाउंट है 97,800। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कहां पर ट्रांसफर करोगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस हेड के नीचे? रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलिए यहां पर भी लिख देते हैं 97,800। चलिए मोस्टली हमारे बैलेंस शीट बन गई है, लेकिन हमें टोटल सिर्फ लगाना बाकी है। टोटल मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया हुआ है, यानी कि लग तो गया है, लेकिन हमें सिर्फ वेरीफाई करना है और मैन हेड के टोटल्स हमें आउटर कॉलम में बाहर निकालने हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, तो 2,40,000 प्लस 97,800, तो यहां पर हमें टोटल मिला 3,37,800। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, वो तो एक ही चीज है, तो सिंपली बाहर निकाल लेते हैं 1,20,000। अब उसके बाद करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में 14,400 प्लस 97,800, तो हमें यहाँ टोटल मिल गया 1,12,200। तो चलिए सिंपली हमने लिख दिया। उसके बाद आता है असेट। अब देखिए असेट सेट का भी टोटल यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया हुआ है, यानी कि बैलेंस शीट टैली तो हो ही गई है, तो भी हम आउटर कॉलम में हमें टोटल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट
2,28,000 प्लस 1,20,000, तो यहाँ पर आ गया हमारा टोटल 3,48,000। उसके बाद करंट एसेट, अब करंट एसेट का टोटल भी आउटर कॉलम में हम निकाल लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखते हैं 42,000 प्लस 1,80,000, तो टोटल हमारा आ गया 2,22,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,22,000। तो चलिए यहाँ पर भी बैलेंस शीट हमारी हो गई कंप्लीट, और यहाँ पर हमारा फाइनल अकाउंट का सम भी होता है कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद भी मैं एक सम कैलकुलेट करवाने वाला हूँ, जिसमें हमें मास्टर सम यानी कि बहुत सारे एडजस्टमेंट, थोड़ी बड़ी सी ट्रायल बैलेंस, जो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो 14 या तो 20 मार्क्स में पूछेंगे। अगर आप बीकॉम में पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो जो भी आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।